जो मनी की सप्लाई करते हैं, 1 रुपए का नोट एंड ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन, जितने भी सिक्के हैं और 1 रुपए का जो नोट है वो कौन इशू करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारी गवर्नमेंट। उसके अलावा जितनी भी पेपर करेंसी है, ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ पेपर करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपए नोट इज इशूड बाय आरबीआई। और आरबीआई इसके लिए अपने पास मिनिमम रिजर्व रखता है। मिनिमम रिजर्व क्योंकि हमारी जो करेंसी है इंडिया की, वो हमारी क्रेडिट मनी है। मींस फुल बॉडीड मनी नहीं है, फुल बॉडीड करेंसी नहीं है। फुल बॉडीड करेंसी मींस जितनी उसकी कमोडिटी वैल्यू है, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है मेटल की या पेपर की, अगर सेम वही वैल्यू उसके ऊपर रिटर्न है तो उसको हम बोलते हैं कि जब उसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू, तो उस करेंसी को हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। लेकिन हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो हमारी क्या है? क्रेडिट मनी। क्यों? क्योंकि हमारी जो करेंसी है, चाहे वो पेपर करेंसी है या कॉइन्स है, सभी की मनी वैल्यू ज्यादा है। मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। कि जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसमें जो भी मेटल, जो पेपर जो यूज किया गया है, उसकी वैल्यू कम है और जो उसके ऊपर रिटर्न है वो मनी वैल्यू उसकी ज्यादा है। इसीलिए हमारी जो करेंसी है, हमारे जो रुपीज है, जो कॉइन्स है, वो क्या है? क्रेडिट मनी। तो क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो क्रेडिट मनी है, इसीलिए पब्लिक का विश्वास बनाए रखने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो आरबीआई है, वो एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रखता है। मिनिमम जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो है 200 करोड़। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो 2000 का नोट है, अगर हम आरबीआई के पास जाए और ये कहें कि हमारा ये जो 2000 रुपए का नोट है, इसके बदले हमें गोल्ड आप दे दीजिए 2000, या इसके बदले हमें बुलियंस आप दे दीजिए, तो वो एक्सचेंज हमारा आरबीआई नहीं करता। ये जो मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिजर्व हमारा आरबीआई रखता है, वो इसलिए ताकि लोगों का हमारी करेंसी में विश्वास बना रहे, क्योंकि हमारी क्रेडिट मनी है, उसकी कमोडिटी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए आरबीआई अपने पास मिनिमम रिजर्व रखता है 200 करोड़ का। और इस 200 करोड़ में से मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। बाकी के 200 करोड़ में से जो भी 85 करोड़ है, वो आरबीआई अपने पास रखता है फॉरेन सिक्योरिटीज और जो गोल्ड बुलियंस हैं उनकी फॉर्म में। लेकिन 200 करोड़ में से मिनिमम जो गोल्ड होना चाहिए, वो उसकी लिमिट है 115 करोड़ का गोल्ड होना जरूरी है। एक्चुअल में तो हमारे आरबीआई के पास इससे कई गुना ज्यादा मिनिमम रिजर्व है। 1956 से पहले तो आरबीआई जितनी भी करेंसी इशू करता था, उतना ही गोल्ड रिजर्व और फॉरेन सिक्योरिटी का रिजर्व वो अपने पास रखता था। लेकिन 1956 से मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट शुरू कर दिया गया है, यानी कि अब आरबीआई को सिर्फ 200 करोड़ का गोल्ड प्लस में फॉरेन सिक्योरिटी उसके पास होनी चाहिए। अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी कि 200 करोड़ का गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटी दोनों मिला के अगर उसके पास है, तो आरबीआई जितनी चाहे उतनी करेंसी इशू कर सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट
यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा इशू करता है 1 रुपए का नोट एंड ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन्स। बाकी के जितने भी नोट्स है, जितनी पेपर करेंसी है, वो हमारा इशू करता है आरबीआई। आरबीआई इज द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स। आरबीआई ही एक ऐसी एजेंसी है हमारे यहाँ पे, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो नोट इशू कर सकता है। उसके अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है ऑफ इशूइंग नोट्स। फिर थर्ड है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे मनी इशू करता है, क्योंकि हमारा अभी मैंने बोला कि सिर्फ आरबीआई के पास जो है वो अथॉरिटी है टू इशू नोट्स, तो जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो भी मनी इशू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, or we can say commercial bank supply money. They cannot issue money, they supply money by giving loans. क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनके पास डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपीज, तो वो इस 1000 रुपीज का कई गुना मनी क्रिएट करते हैं, कई गुना मनी सप्लाई करते हैं। तो जितना हमारा डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 है, तो हो सकता है वो इस 1000 रुपए से लोन प्रोवाइड कर दे हमें 5000 या 10000 या 7000। इसकी स्टडी हम करेंगे डिटेल में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी मनी की सप्लाई करता है बाय गिविंग लोन्स और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बैंक मनी, हाई पावर्ड मनी। बैंक मनी क्या है? जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है उसी को हम बोलते हैं बैंक मनी। यानी कि बैंक मनी है चेकेबल डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद बैंकिंग सिस्टम विद कमर्शियल बैंक्स। हम लोगों का जो पैसा बैंकों के पास जमा है, जिसको हम जब चाहे विड्रॉ कर सके, यानी कि जिनको हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, जिनके अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट या फिर बैंक मनी। ये हमने पिछली क्लास में भी किया था, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मींस पब्लिक का वो पैसा जो बैंकों के पास जमा है और पब्लिक जिसको जब चाहे विड्रॉ कर सकती है। यानी कि हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है और जो करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन है वो अपना बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराते हैं और करंट अकाउंट में वो जब चाहे पैसे को डिपॉजिट करा दे, जब चाहे पैसे को विड्रॉ कर ले। ऐसे ही जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं और सेविंग अकाउंट में वो जब चाहे पैसे को जमा करा दे और जब चाहे पैसे को निकलवा सकते हैं, और इनके अगेंस्ट चेक भी हम इशू कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट को ही हम बोलते हैं बैंक मनी। तो आपको सेम एक्सप्लेन करना है, चाहे आपसे डिमांड डिपॉजिट पूछा जाए, चाहे आपसे बैंक मनी पूछा जाए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है हाई पावर्ड मनी।
जिसको हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस। इसमें हम इंक्लूड करते हैं करेंसी, हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ मनी में किया था सी। तो पहला जो कंपोनेंट है हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस का, वो है करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री विद कमर्शियल बैंक्स। करेंसी हेल्ड बाय पीपल प्लस में गोल्ड कैश, गोल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस में रिजर्व्स वो रिजर्व kept by commercial bank with RBI। तो अगर आपसे पूछा जाए हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? करेंसी हेल्ड बाय पीपल, यानी कि जो हमारा सी है, इसमें दो और कंपोनेंट हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है वॉल्ट कैश केप्ट बाय कमर्शियल बैंक। वॉल्ट कैश मींस जो कमर्शियल बैंक है वो हम कहेंगे अपनी तिजोरी में या किसी भी एक बंद कमरे में अपने पास कुछ कैश रखते हैं, ताकि जब कस्टमर अपने पैसे को विड्रॉ करने आए तो कमर्शियल बैंक कस्टमर के पैसे की पेमेंट कर सके, या कस्टमर जो भी अपने चेक इशू करता है किसी को पेमेंट के लिए, तो चेक की पेमेंट की जा सके। वॉल्ट कैश बाय कमर्शियल बैंक मींस कमर्शियल बैंक अपने रूटीन के जो भी उसके वर्क है, अपने रूटीन फंक्शनिंग के लिए कुछ पैसा अपने पास रखता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्ट कैश। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, इसके नाम से पता चल रहा है कि कमर्शियल बैंक मींस कि बैंक जिनका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। तो जो कमर्शियल बैंक है वैसे तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका जो मेन फंक्शन है, हम जो अपना पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट कराते हैं, मेन जो बैंक है उनकी जो मेन फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, कि हम लोग अपना जो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं और बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। तो हम जो अपना पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट करा रहे हैं, उस पैसे के ऊपर बैंक हमें कहां से इंटरेस्ट पे करता है? अब बैंक हमने जो भी उसके पास डिपॉजिट कराया है उस पैसे को आगे प्रोवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। लोन प्रोवाइड करता है, चाहे वो कंजम्पशन पर्पस के लिए हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो। क्योंकि जो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है, वो भी कोई अपना मकान बनाने के लिए, गाड़ी परचेज करने के लिए, या किसी भी कोई वॉशिंग मशीन परचेज करनी है, कोई फ्रिज, तो वो भी अपने बहुत सारे पर्पस के लिए, कोई शादी है तो वो अपना लोन लेते हैं। तो जो कंज्यूमर है वो भी अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लेता है, और जो प्रोड्यूसर है वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन लेता है।
तो कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है कि हम लोग अपना जो पैसा बैंकों के पास जमा करा रहे हैं उस पैसे को वो और आगे लोन प्रोवाइड कर देता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने सभी ने मिलकर 1000 रुपीज कमर्शियल बैंक के पास जमा करा दिए तो वो उस 1000 रुपीज का कई गुना मनी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। कि इस 1000 रुपए से हो सकता है वो 15,000 रुपए लोन प्रोवाइड कर दे, 7,000 पे कर दे, तो वो इस 1000 का कई गुना मनी क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक की जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, कि हम लोग अपना पैसा बैंकों के पास जमा करा देते हैं और उस पैसे का यूज कमर्शियल बैंक करता है लोन प्रोवाइड करने में। अब उसने इस 1000 रुपए से कई लोगों को लोन प्रोवाइड कर दिया और इन सभी से वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब जो भी, क्योंकि अब उसने 1000 रुपए से कई गुना लोन प्रोवाइड कर दिया और इसका जो वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी ज्यादा होगा। अब उसी इंटरेस्ट में से वो हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट पे कर देता है और बाकी उसका प्रॉफिट है। तो कमर्शियल बैंक में हमने जितने पैसे जमा कराए उसका कई गुना उसने मनी क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 1000 रुपए से उसने 10,000 रुपए लोन प्रोवाइड कर दिया, और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि लोन की जब वो लोन प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक तो वो आपको कैश की फॉर्म में लोन नहीं देते, कैश की फॉर्म में पैसा प्रोवाइड नहीं करते, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इस 1000 रुपए से कमर्शियल बैंक ने 10,000 रुपए लोन प्रोवाइड कर दिया, 5 लोगों को दे दिया ABCDE, 2000 इसको, 2000 इसको, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कमर्शियल बैंक कैश की फॉर्म में लोन प्रोवाइड नहीं करता, वो इन सभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब मान लो कि एक ही अकाउंट में 2000 रुपए चले गए, अब एक को जब भी जरूरत होगी तो पैसे विड्रॉ कर लेगा और उस पैसे को विड्रॉ करके वो उसको खर्च करेगा, और जब वो उसको खर्च करेगा तो उसने जिसको भी इसकी पेमेंट की है, फॉर एग्जाम्पल जेड को, तो वो बैंक में जमा कर देगा। यानी कि अगर एक आदमी अपने पैसे को बैंक से विड्रॉ करता है तो वो किसी को पेमेंट करेगा और जो दूसरा आदमी है वो उसको बैंक में डिपॉजिट करा देगा। क्योंकि मोस्टली हम यही अज्यूम करके चलते हैं और एक्चुअल में भी हम एक लिमिट में ही अपने घर पे पैसा रखते हैं, बाकी का हम जो पैसा है वो हमारा सारा हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट भी मिले, फायदा भी हो और हमारा पैसा सेफ भी रहे। तो बैंक ये मान के चलता है कि सभी के सभी जो कस्टमर है वो एक बार में सारे पैसे को विड्रॉ नहीं करते, और अगर मान लो ए ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए तो वो किसी और को पेमेंट करेगा और जिसको पेमेंट करेगा वो बैंक में जमा करा देगा। कभी कोई पैसे बी ने विड्रॉ कर लिए तो ये जिसको पेमेंट करेगा वो बैंक में जमा करा देगा, और इस प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो जितना हम उसके पास डिमांड डिपॉजिट कराते हैं उसका कई गुना वो मनी क्रिएट करता है बाय गिविंग लोन। तो अब अगर जो उसके कस्टमर है, कोई भी कस्टमर अगर पैसे विड्रॉ करने आ जाए तो कमर्शियल बैंक ने तो 1000 से कई गुना मनी क्रिएट कर दिया, तो अपनी रूटीन फंक्शनिंग के लिए, ताकि अगर कस्टमर अपने पैसे को विड्रॉ करने आ जाए तो उस पैसे की पेमेंट कमर्शियल बैंक कर सके। क्योंकि अगर जो भी कस्टमर है अगर उनको अपना पैसा टाइम से नहीं मिलेगा तो उनका बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। तो वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक मींस कि कमर्शियल बैंक अपनी रूटीन फंक्शनिंग के लिए कुछ पैसा अपने पास रखते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। थर्ड जो कंपोनेंट है हाई पावर्ड मनी या फिर मॉनेटरी बेस का, वो है रिजर्व केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद RBI।
जितना भी हम डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1000 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल हमने बैंकों के पास अपना पैसा जमा करा दिया इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट यानी कि ऐसा पैसा जो हम जब चाहे विड्रॉ कर सके। तो ये जो 1000 रुपीज हमने बैंकों के पास जमा कराया है, कमर्शियल बैंक इसका कई गुना मनी प्रोवाइड करता है हमें वापस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। लेकिन लोन प्रोवाइड करने से पहले कमर्शियल बैंक को इसका कुछ परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ये जो CRR है इसको हम RR भी बोल सकते हैं, रिजर्व रेशो, या फिर LRR, लीगल रिजर्व रेशो। तो जो भी हमने बैंकों के पास ये डिमांड डिपॉजिट कराया है, जो हमने अपना पैसा जमा किया है सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इस पैसे से लोन प्रोवाइड करेगा। और जब भी कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करेगा तो इसका कुछ परसेंटेज फिक्स्ड बाय RBI, जैसे करंट में हमारे जो CRR रेट है, रेशो है, वो हमारा है 3%। तो कमर्शियल बैंक इस 1000 रुपए का 3%, जो भी CRR की रेट है जो रिजर्व बैंक ने फिक्स कर रखी है, करंट में हमारी अभी मार्च में 3% ये थी रेट, तो 1000 का 3% कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रिजर्व रखना पड़ता है। ये मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपल्सरी है। तो इस 1000 रुपए का 3%, या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 3 की जगह हम 10 अज्यूम कर लेते हैं कि 1000 का 10% यानी कि 100 रुपए। तो जो कमर्शियल बैंक है, जितना पैसा हम डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में हमारे सेविंग अकाउंट में हम जमा कराते हैं, उसका जो भी CRR रेट है, कैश रिजर्व रेशो, ये RBI फिक्स करता है। करंट में 3% है हमारी, लेकिन हम इसको 10% अज्यूम करके चल रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो कमर्शियल बैंक इस डिमांड डिपॉजिट का 10% RBI के पास जमा करेगा, और ये मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपल्सरी है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, सभी अपने डिमांड डिपॉजिट का ये जो परसेंटेज है, ये RBI के पास जमा करते हैं। और यही हमारा थर्ड कंपोनेंट है, रिजर्व केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद RBI। तो जो हमारा हाई पावर्ड मनी है, इसको हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। और इसके जो कंपोनेंट हैं वो हमारे हैं, फर्स्ट करेंसी हेल्ड बाय पीपल, जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई था उसमें जो पहला उसका कंपोनेंट है, प्लस वॉल्ट कैश केप्ट बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो पैसा अपने पास रखते हैं अपनी रूटीन फंक्शनिंग के लिए, कि अगर कस्टमर पैसे विड्रॉ करने आ जाए या अपना कोई चेक वो इशू कर दे, तो उस केस में उनके पेमेंट के लिए, वो रूटीन फंक्शनिंग के लिए जो पैसा अपने पास रखता है, उसको हम कहेंगे वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, प्लस रिजर्व केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद RBI। जो कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट है, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, जरूरी है, ये मैंडेटरी है। तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या फिर मॉनेटरी बेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आपको पता है, डिमांड डिपॉजिट मीन्स कि
बैंकों के पास हमारा वो पैसा जिसको हम जब चाहे विड्रॉ कर सके, जिसके अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकते हैं। यानी कि हमारे सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में हमारा जो पैसा है उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, और इसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट मीन्स it includes interbanking claims. It includes interbanking claims. Means, for example, अगर मैं कहूँ कि दो बैंक हैं A और B, या मैं कहूँ कि एक्सिस और HDFC बैंक, जो A है अगर इसको पेमेंट करनी है B को, तो फॉर एग्जाम्पल A ने B को दे दिया चेक, A और B दो पर्सन है, A को पेमेंट करनी है B को 10,000 और A ने B को चेक दे दिया 10,000 का। अब B का जो अकाउंट है वो मान लीजिए आप उसका है HDFC में और A का जो है वो है एक्सिस बैंक में। तो A जो अपना चेक देगा वो किसका देगा, एक्सिस बैंक का। और अब A ने ये अपनी एक्सिस बैंक का चेक दे दिया B को, जिसका की अकाउंट है HDFC। तो क्या आप 10,000 रुपए के लिए जो B है वो एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेगा? नहीं, वो अपने ही बैंक में HDFC बैंक में ही एक्सिस बैंक का चेक लगा देगा। HDFC कुछ चार्ज लेगा और जो एक्सिस बैंक है उससे 10,000 रुपए ले लेगा। तो अगर जब भी हम डिमांड डिपॉजिट को कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि HDFC के पास भी जो HDFC के पास एक्सिस बैंक के चेक हैं और एक्सिस बैंक के पास HDFC बैंक के चेक हैं, तो ग्रॉस मींस इसमें जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स है कि एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे लेने हैं, दूसरे बैंक को पहले बैंक से पैसे लेने हैं, तो जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट है इसमें हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि जो भी एक्सिस बैंक के जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें ऐड है जो HDFC बैंक को उसकी पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 15,000 की, और जो HDFC बैंक है उसमें जो भी उसके डिमांड डिपॉजिट है उसमें 10,000 ऐड है। यानी कि एक बैंक के दूसरे बैंक के ऊपर जो क्लेम्स है जो उनको दूसरे बैंक से लेने हैं उसको भी हम इंक्लूड करते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में। और जो नेट डिमांड डिपॉजिट है, नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग